लोकसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संसद में नहीं पास हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ओवैसी की बड़ी जीत से आंख बबूला हुए अमित शाह और बीजेपी नेता। क्या खतरे में है अंबानी का एंटीलिया मकान? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीते रोज संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश किया, जिसके खिलाफ 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोर्चा खोल दिया था। ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा था यह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हमारे देश के पार्लियामेंट और संविधान के खिलाफ है, जिसको पार्लियामेंट में पास करना तो दूर की बात है, इसे इंट्रोड्यूस तक नहीं करानी चाहिए। इसके बावजूद भी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पास करने की कोशिश की, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है और वक्फ प्रॉपर्टी का कनेक्शन अंबानी का आलीशान मकान एंटीलिया से कैसे है। वक्फ उस जमीन या उस संपत्ति को कहते हैं जो मुसलमान अपनी जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ करता है। यानी एक मुसलमान अपने खरीदे हुए जमीन, अपने पुस्तकों की जमीन को मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, यतीम खाना बनाने के लिए, अनाथालय बनाने के लिए या फिर मुसाफिर खाना या फिर मदारिस बनाने के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देता है। ऐसी जमीन पर ना खरीदी हो सकती है, ना ही उस जमीन को बेचा जा सकता है, बल्कि उस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब वक्फ की जो संपत्ति है वो पूरे देश में 2009 में 4 लाख एकड़ थी, जबकि यह बढ़कर 2024 में 8 लाख एकड़ तक पहुंच गई। गोदी मीडिया इस ग्राफिक से यह समझाने मांग रही है कि चूंकि वक्फ एक्ट जो कि 1951 में मिला था, 1995 में मिला था मुसलमानों को कांग्रेस द्वारा, इस एक्ट का दुरुपयोग करके मुसलमान हर साल भारत के कई हिंदुओं के जमीन को कब्जा कर रही है। जबकि रियलिटी यह है कि भारत के मुसलमान किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर रहे हैं। यह वक्फ की जमीन 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ इसलिए हो गई क्योंकि भारत में हर साल हजारों मुसलमान अपने मेहनत से कमाई हुई जमीन को अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं। कोई मस्जिद बनाता है, कोई मदरसा बनाता है, कोई यतीम खाना बनाता है, कोई अनाथालय आश्रम बनाता है, और या कोई उस जमीन को हॉस्पिटल भी बनाता है, अन्य कामों में इस्तेमाल करता है। यानी मुसलमान अपने पैसों से खरीदी हुई जमीन को वक्फ करता है ताकि गरीब मुसलमानों और इंसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। इसीलिए हर साल हजारों मुसलमान द्वारा वक्फ किए गए जमीन की तादाद बढ़ती जाती है, जो कि 2009 में 4 लाख एकड़ थी, वो बढ़ के 2024 में 8 लाख एकड़ हो गई। पूरे भारत में वक्फ की संपत्ति कर्नाटक में 62,830 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है, जिसे सरकार छीनना चाहती है। तमिलनाडु में 66,092 वक्फ की संपत्ति है, जिसे बीजेपी सरकार हथियाना चाहती है। पंजाब में 75,965 वक्फ की संपत्ति है, यानी मुसलमानों की जमीन है, जिसे सरकार जिस पर अपना नापाक नजर बनाए हुए हैं। यूपी में 2,17,161 मुसलमानों की जमीन वक्फ के नाम से संपत्ति है, जिस पर सरकार बुरी नजर डाले हुए है। और वेस्ट बंगाल में 80,480 वक्फ की जमीन है, जिसे सरकार हथियाने के लिए नए नए प्रोग्राम चला रही है। पूरे भारत के सबसे बड़ी जमीन अगर किसी के पास है तो वो हमारे इंडियन फोर्स के पास है, आर्मी के पास है, जिनके पास 17.99 लाख एकड़ है। उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन भारत में रेलवे डिपार्टमेंट के पास है, जिनके पास 12 लाख एकड़ जमीन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी जमीन वक्फ संपत्ति के नाम पर है, जिसका कुल दायरा 8 लाख एकड़ है। और इसी 8 लाख एकड़ के अंतर्गत एक जमीन आती है जिस पर मुकेश अंबानी का एक बड़ा महल तामीर किया गया है, जिसे एंटीलिया कहा जाता है। उस एंटीलिया का निर्माण उस वक्फ संपत्ति पर है, जिस संपत्ति को
करीम भाई इब्राहिम खोजा नामक व्यक्ति ने सन 1986 ईस्वी में अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया था। उस पर उन्होंने यतीम खाना बनाने का फैसला किया था। यानी मुकेश अंबानी का ये बेहतरीन आलिशान 15,000 करोड़ की लागत से बना हुआ एंटीलिया मकान एक यतीम खाने की जमीन, एक वक्फ की जमीन पर है, जिसको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। 2002 में 4,532 स्क्वायर मीटर में फैली हुई इस जमीन को 2002 में लगभग 21 करोड़ में अंबानी जी द्वारा खरीद लिया गया था, जिसका नाम था एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 करोड़ रुपए में इस वक्फ की जमीन को खरीदा। किससे? करीम भाई खोजा ट्रस्ट से। जबकि वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती, ना ही खरीदी जा सकती है, फिर भी इस वक्फ की जमीन को बेच दिया गया। फिर भी उस वक्त इसका मार्केट का जो प्राइस था वो 150 करोड़ रुपए था। तो आप सोचिए, 150 करोड़ के वैल्यूएशन की जमीन मुकेश अंबानी की कंपनी एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड 21 करोड़ रुपए में खरीद लेती है। जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड यह दावा करती है यह जो खरीद फरोख्त महाराष्ट्र की जमीन पर हुआ है यह वक्फ एक्ट के खिलाफ है, जो कि सेक्शन वक्फ एक्ट सेक्शन 52 कहता है किसी भी वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। तो फिर करीम भाई खोजा ने खोजा कम्युनिटी के लिए, अनाथालय के लिए जिस जमीन को वक्फ किया था, उस जमीन को किस आधार पर खोजा ट्रस्ट ने बेच दिया है, जिस पर मामला पहले हाईकोर्ट में था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एंटीलिया के खिलाफ ना आ जाए, मुकेश अंबानी का घर तोड़ने पर मजबूर ना हो जाए, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पेश कर चुकी है, ताकि किसी भी तरीके से वो पावर वक्फ बोर्ड से छीना जाए जो पावर वक्फ बोर्ड के पास आज मौजूद है। वक्फ बोर्ड के पास एक पावर है सेक्शन 54 के तहत कि अगर किसी जमीन पर मदरसा, मस्जिद और पहले से मुसलमान की जमीन वक्फ की हुई है, चाहे उनके पास कागज हो या ना हो, वो वक्फ है हजारों सालों से, और कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती उसको हड़प कर बैठा है तो वक्फ जो बोर्ड है वो उसको खाली करवा सकती है। जो व्यक्ति इसको हड़प कर बैठा हुआ है उसे सबूत देना पड़ेगा कि यह जमीन तुमने कहां से खरीदी है, तुम्हारे पास कौन से डॉक्यूमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा तो वो जमीन वापस से वक्फ को मिल जाएगी। चूंकि महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड एंटीलिया पर अपना दावा ठोक चुके हैं और सेक्शन 52 उनको इजाजत देती है कि वो उनको खाली कराए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है। इस चीज को देखते हुए आनन फानन में लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन बहुमत से सरकार होने के बावजूद भी यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं की धज्जियां उड़ा दी है, उनकी बैंड बजा दी है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा है यह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक्चुअली में हमारे देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन करती है। 14, 15 और 25 क्या है वो भी आपके सामने है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नजर में सब एक समान है, चाहे अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान, सबको कानून की नजर में एक समानता की नजर से देखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि भारत की सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, बर्थ के आधार पर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। और आर्टिकल 25 कहता है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के साथ किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, उसको फैला सकता है। और जमीन को वक्फ करना एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसको मुसलमान करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है, जिसको देखते हुए बहुमत से होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पास करने में सक्षम नहीं रही। और इस बिल को उन्होंने बाजाब्ता
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल में भेज दिया है। अब इसमें ओवैसी साहब की जीत कैसे है देखिए। किरण रिजिजू जो कि भारत में जो कि बीजेपी के मिनिस्टर है, उन्होंने 21 लोकसभा के सांसद को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी में लाया है, जिसमें से एक नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी है। यानी अब इस बिल का डिस्कशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी न्योता दिया गया है, बाकायदा हिस्सेदारी दी गई है। यह है वो हिस्सेदारी जिसकी बात कई सालों से ओवैसी साहब और मैं करता हुआ आया हूं कि मुसलमान जब तक अपने नेता को वोट नहीं देगा तब तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यह वो हिस्सेदारी है जो ओवैसी साहब को पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दी गई है और ओवैसी साहब का नाम उसमें दिया गया है। उस तरीके से बीजेपी बहुमत में रह करके भी आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास नहीं करा पाई। ओवैसी साहब अकेले और साथ में उनके कई नेता लड़ते रहे। ओवैसी साहब को बाकायदा इस बिल पर चर्चा के लिए हिस्सेदार बनाया गया, तो ओवैसी साहब की जीत और अमित शाह की बहुत बड़ी हार है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडिया अलायंस वाले क्या कर रहे थे। मुसलमानों का भरपूर वोट लेने वाले इंडिया अलायंस के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते क्योंकि यह कानून धर्म के आधार पर बनाया जा रहा है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। लेकिन उसी इंडिया अलायंस के उद्धव ठाकरे के गुट के जितने शिवसेना के सांसद थे वो सब के सब इस बिल के खिलाफ आपत्ति दर्ज नहीं कराते, बल्कि वो अब्सेंट हो जाते, यानी खामोश होकर चपरी में बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। और यकीन मानिए वो इंडिया अलायंस जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसद हैं, वो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं है, ना ही उन्होंने पार्लियामेंट में वोटिंग किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जब इलेक्शन आएगी और यही उद्धव ठाकरे और यही इंडिया गठबंधन जब मुसलमानों से वोट मांगेंगे, तो यही मुसलमान जिनके सामने ओवैसी साहब सीना तान कर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ खड़े थे, महाराष्ट्र के मुसलमान इसी मसीहा को बीजेपी का बी टीम कहेगा। और जिन शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया, मुसलमान सेक्युलरिज्म के नाम पर उनको वोट कर देगा। 70 साल से जो जूता मुसलमान खा रहा है वही जूता एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुसलमान खाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाइए ताकि यह वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए और मुसलमानों को पता चले कि जब उनके लिए बोलेगा ओवैसी, जब उनके लिए खड़ा होगा ओवैसी, जब उनके लिए सीना तान कर बीजेपी से लड़ेगा ओवैसी, तो फिर वोट उस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्यों दे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में खड़े नहीं है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को देखकर आपको जैसा भी लगा हो, जो कुछ भी आपको इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कहना हो, आप कमेंट पर अपनी बात रख सकते हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना है, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखता है। क्या आप इस एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मेरी बातों से कितना सहमति रखते हैं? क्या अब भी मुसलमान ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहेगा? महाराष्ट्र के मुसलमान आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2024 में किसको वोट करेगा, एमआईएम को या फिर इंडिया गठबंधन को? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।